आज हम लेसन नंबर 11 शुरू करेंगे, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हम वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। पहले है वर्क। वर्क की डेफिनेशन क्या है? वर्क इज़ डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। इसका मतलब क्या है? वर्क किसे कहते हैं? जब वर्क इज़ डन व्हेन ए फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब फोर्स लगाने पे कोई भी चीज़ की मोशन हो जाए उसे कहते हैं वर्क डन। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स को हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद ये मूव होके इस प्लेस पे आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? इस पे क्या किया हमने? वर्क डन किया। ठीक है, अब इसके यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ वर्क क्या होते हैं? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन कैसे होता है? जब हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो अपनी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको कहते हैं वर्क डन। एफ मतलब फोर्स, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो वर्क डन क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसके यूनिट क्या होते हैं? यूनिट ऑफ वर्क क्या है? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कैसे आया? फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर, तो वर्क के यूनिट क्या हो गए? न्यूटन मीटर। ऐसे यूनिट वर्क डन के क्या होते हैं? जॉल। क्लियर? उसके बाद सेकंड टॉपिक है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है अर्थ सरफेस के अगेंस्ट ग्रेविटी लगना। जब ये तो हो गया अर्थ सरफेस के साथ जब कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो वर्क डन कैसे होता है। अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। व्हेन वर्क इज़ डन अगेंस्ट ग्रेविटी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड हाइट। इस डेफिनेशन को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ पहले। ठीक है, मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स जो है अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, इस अर्थ सरफेस को जब हमने ग्रेविटी के साथ ऊपर को लिफ्ट किया, ठीक है, ऊपर को हमने उठाया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है हाइट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ऊपर को उठाया तो ये जो है हाइट होगी इसकी। ठीक है, और फोर्स होगी। ठीक है, मतलब अर्थ सरफेस अगेंस्ट ग्रेविटी इज़ नोन एज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो अब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? हमें पता है वर्क डन, पहले ही मैंने बताया आपको फर्स्ट टॉपिक में। वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस है, इस वर्क डन में अर्थ सरफेस के साथ जब ऑब्जेक्ट पड़ा था और उसकी जो है डिस्टेंस जो है कवर हुआ था, उसने मतलब अर्थ सरफेस के पैरेलल जाके ही डिस्टेंस कवर किया, तो इसमें जो है इसका फॉर्मूला रहेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है वो हाइट में कन्वर्ट हो गया, ये होगी हाइट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने पोजीशन अपनी चेंज की, तो इसकी जगह, एस की जगह हम क्या लिख लेंगे अब? एच। ठीक है, और पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ए की जगह हम जी लिख देंगे। जी भी क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, लेकिन ये होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हम इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्थ सरफेस है, ऊपर को गया ग्रेविटी के कारण, हमने इसको ऊपर उठाया। ठीक है, तो इसमें ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया? जी। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क इज इक्वल टू mgh। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज़ को लिफ्ट करना उसको कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर? नो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। अब ये ओब्लिकली का मतलब ये जो टॉपिक है जो हायर लेवल में आता है, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके समझा रही हूँ विद एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पर हमने वर्क डन किया तो ये हो गया, आगे ये डिस्टेंस हो गया इसका। ठीक है, डिस्टेंस हो गया तो ये क्या होगी? इसकी फोर्स। हमने इस फोर्स से इसको ऊपर को खींचा। ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको हमने इधर को खींचा और इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, मतलब ये एस हो गया और इसके ऊपर फोर्स लगी। अब ये फोर्स और डिस्टेंस के बीच में एक एंगल बना, ये एंगल जो है क्या है? थीटा। इसको हम थीटा एंगल मानते हैं। ठीक है, अब फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्टेंस जो है सेम डायरेक्शन की तरफ हो, जैसे ये मैंने बताया ना, फोर्स भी हमने, ये कोई ऑब्जेक्ट है,
फोर्स भी इस तरफ को लग रही है और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी इस तरफ को, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। तो इस सिचुएशन में जो है थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जो थीटा की वैल्यू है वो 0 होगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और उसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टली ऊपर को हम ऊपर से ऐसे खींचते हैं, फोर्स लगा के खींचते हैं और उसका डिस्टेंस इतना कवर होता है, तो इसके बीच में एक एंगल बन जाएगा जिसको हम कहेंगे थीटा। ठीक है, एक सिचुएशन ये होगी। और सेकंड सिचुएशन होगी कि वर्क डन 0 कब होता है। ठीक है, नहीं पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वर्क डन कैसे है। जैसे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है, दिस इज़ द व्हेन फोर्स अप्लाइड इन अनदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इज़ इन अनदर डायरेक्शन। जैसे इस सिचुएशन में क्या है, डिस्टेंस अलग डायरेक्शन में है, फोर्स अलग डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में वर्क डन का फार्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस थीटा। जो कोस थीटा है इसमें जो है ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ये मैथमेटिक्स में आपको आता है कोस थीटा। ठीक है, इसमें मेन जो चीज़ है थीटा है। ठीक है, और कोस का मतलब क्या है, कोस थीटा का मतलब क्या है, कोस थीटा क्या करती है, कोस थीटा टेल्स डायरेक्शन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कोस थीटा यहाँ पे क्या शो करती है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो किस साइड पे है। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन में देखो, पहले वर्क डन 0 कब होएगा, जब ये देखो डिस्टेंस जो है इधर को होएगा, डिस्प्लेसमेंट इस साइड को होएगी, और कोई जो है इंसान जो है, अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, कोई इंसान है जो यहाँ पे खड़ा है और उसने अपने सिर पे कोई बोझा उठाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे, उसको वर्क डन किया उसने कि नहीं किया, उसने वर्क डन कोई नहीं किया साइंस लैंग्वेज में। ये मैं आपको आगे समझाती हूँ, पहले ये समझ लो इसको हम कैसे लेंगे। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है, और थीटा इसमें मतलब एंगल कितना आ गया, इसमें 30 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, तो हम वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटे की वैल्यू 30 है जैसे, तो अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इस वैल्यूज़ को कैसे हम पता करेंगे, हमें थीटे की वैल्यूज़ जो है मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि इस चैप्टर में आपको कोस थीटे की बस इतनी वैल्यूज़ आएंगी जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। जैसे आपको मैथमेटिक्स में भी होएगा, ट्रिग्नोमेट्री का शायद या 10th में आएगा, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब हमने इस फॉर्मूले में 30 की वैल्यू पुट की √3/2। ठीक है, अब इसके बाद आता है टॉपिक, देखो ये एक कोई इंसान खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, कोई इंसान है, ठीक है, उसने अपने सिर के ऊपर बोझा उठाया हुआ है। ठीक है, 100 किलो चाहे 200 किलो जितना मर्जी मान लो आप एज्यूम करके दो। ठीक है, उसने बोझा उठाया हुआ है। ठीक है, और वो इस साइड को मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, इस साइड को मूव कर रहा है, लेकिन उसने सिर पे बोझा उठाया, इस करके फोर्स कहाँ को लग रही है, ऊपर को लग रही है। ठीक है, फोर्स ध्यान देना इस पर, फोर्स ऊपर को लग रही है। फोर्स ऊपर को लगने का मतलब जो है यहाँ पे ये क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और अगर आपसे कोई पूछे कि किसी इंसान ने अपने सिर पे बोझ उठाया हुआ है और तो वो क्या वर्क डन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वर्क डन नहीं कर रहा है। वर्क डन कितना कर रहा है, 0 कर रहा है। ठीक है, वैसे तो इस इंसान ने बहुत सारा भार उठाया हुआ है, लेकिन इन साइंस लैंग्वेज, इन फिजिक्स, देयर इज़ नो वर्क डन इन दिस सिचुएशन। ठीक है, जब कोई भी इंसान कोई बोझा उठा के आगे को मूव करता है तो वो उसका वर्क डन 0 काउंट होगा। क्यों होगा काउंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगी, लेकिन जो उसने ऑब्जेक्ट उठाया है या जो बोझा उठाया हुआ है वो आगे को डिस्प्लेस नहीं हो रहा, वो अपनी सेम जगह पे ही रह रहा है। ठीक है, सेम जगह पे ही है वो। ठीक है, सिर के ऊपर ही है वो, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा। और लेसन स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले बताया था कि वर्क डन होता क्या है, जब मोशन लगाने के कारण उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो तभी हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है वर्क डन कर रहा है। लेकिन इसमें जो बोझा सिर पे उठाया तो सिर पे उठाया, इसकी जो है पोजीशन जो है चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होएगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो मैथमेटिक्स में कैसे बताएंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस कोस थीटा। कोस थीटा मैंने पहले बताया, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे कोस 90 डिग्री। कोस 90 का क्या होगी वैल्यू, 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन कितना हो गया, 0।
तो ज़ीरो वर्क डन का मतलब क्या है, कोई अपने सिर के ऊपर कितना भी बोझा उठा ले, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है लेकिन उसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही बोझे की, ठीक है, भार की, तो हम बोलेंगे कि वो इंसान नो वर्क डन कर रहा है, मतलब वर्क डन कितना कर रहा है, ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद आता है टॉपिक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो वर्क डन। ठीक है, ज़ीरो वर्क डन के बारे में तो आपने ऊपर पढ़ लिया, वो मैंने आपको समझा दिया। अब पढ़ते हैं वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। पहले पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव व्हेन ए फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। जिस साइड को, अगर पॉजिटिव साइड को बॉडी की मोशन हो रही है तो हम बोलेंगे वर्क डन क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर नेगेटिव साइड को हो रही है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। और ज़ीरो को तो मैंने बता ही दिया था आपको, वर्क डन इज़ ज़ीरो व्हेन ए फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। जब फोर्स जो है राइट एंगल पे होएगा मोशन ऑफ द बॉडी के, तो उसमें वर्क डन होगा ज़ीरो। इसकी एग्जांपल देखो, जैसे एक ये फॉर एग्जांपल एक कार है, पहले पॉजिटिव वर्क डन को देखते हैं। जैसे मान लो ये एक कार है, ठीक है, इस साइड को ये मूव कर रहा है, मतलब डायरेक्शन इस साइड को है, और हम यहाँ से इसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि जिस तरफ उसकी डायरेक्शन है, कार ने जिस तरफ जाना है हम उसी तरफ को उसको पुश कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या है ये, पॉजिटिव वर्क डन है। अब नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा, ये कार है, डायरेक्शन तो इस साइड को, लेकिन फोर्स इस साइड को लगी, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, और ज़ीरो वर्क डन तो मैंने पहले बताया कि जब बोझ उठाया हुआ है उसने, तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए मतलब कि इसका जो वर्क डन आएगा ज़ीरो। ठीक है, मतलब नो वर्क डन। ओके, क्लियर। नो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी। व्हाट इज़ एनर्जी। एनर्जी भी एक वर्क डन का ही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने की क्षमता को कहेंगे एनर्जी। अब देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है, एनर्जी की। मान लो हमने किसी चीज़ को उठाना है, ये देखो, मान लो मैंने इस बॉक्स को उठाना है, ठीक है, मान लो मैंने किसी बॉक्स को उठाना है, तो बॉक्स को हम कब, बहुत ज़्यादा भार हो और उसको हमने उठाना है, ठीक है, तो उठाएंगे कैसे, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तभी हम उस बोझ को उठा पाएंगे या उस जो भी वेट है उसको उठा पाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कि काम करने की क्षमता को, एबिलिटी को हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी होते हैं जॉल। जो वर्क के यूनिट्स हैं वही एनर्जी के यूनिट है। एनर्जी एंड वर्क इज़ द सेम थिंग। ठीक है, एंड वी कैन आल्सो से दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू 1 जॉल ऑफ वर्क इज़ कॉल्ड 1 जॉल एनर्जी। कहते हैं अगर 1 जॉल वर्क हम कर रहे हैं तो उसको करने के लिए हमें 1 जॉल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 जॉल वर्क को करने के लिए 1 जॉल एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ेगी, और अगर 2 जॉल वर्क है तो उसके लिए 2 जॉल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब 1 किलो जॉल इक्वल टू 1000 जॉल, इसको हम कैसे क्लियर कर, के का मतलब क्या होता है, किलो। ठीक है, के का मतलब होता है किलो। जैसे हमने पढ़ा होना 2K19, 2K18, इसको क्या कहते हैं, 2K19 का मतलब 2019, 2K18 का मतलब 2018। तो मतलब के का मतलब होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का मतलब होता है 1000। और जैसे हम अगर बोलेंगे 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर। किलो का मतलब 1000, के का मतलब होता है 1000, तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर। उसी तरह 1 किलो जॉल किसके इक्वल होता है, 1000 जॉल, के मतलब 1000, तो 1000 जॉल के इक्वल होता है। क्लियर। ये देखो एक एग्जांपल है कार की, वी हैव टू पुश कार इफ़ आवर बॉडी हैव एनर्जी देन वी कैन पुश द कार। कहते हैं अगर हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तभी हम किसी कार को पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी और वर्क के बीच में रिलेशन है। एनर्जी और वर्क सेम थिंग है, बट फ़र्क कितना है डेफिनेशन में, कि एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब एनर्जी किसको कहते हैं, किसी भी काम को करने की क्षमता को हम कहते हैं एनर्जी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब हमने एनर्जी पढ़ ली, अब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम। टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड
न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 एनर्जी के बारे में ही एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे इसको मैं एलेबोरेट करूँगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये दोनों जो मैकेनिकल है, बाकी जो केमिकल एनर्जी में आती हैं, जैसे हीट एनर्जी जो हीट से प्रोड्यूस होती है, लाइट एनर्जी जो लाइट से प्रोड्यूस होती है, साउंड एनर्जी जो साउंड से प्रोड्यूस होती है। केमिकल एनर्जी क्या होती है, जैसे हमारे घरों में सेल्स यूज होते हैं, घड़ी होते हैं, ये क्या है, केमिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे घरों में होम अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, कोई भी जैसे वॉशिंग मशीन होगी, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, ये सब में कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, जैसे डैम्स वगैरह में पावर हाउसेस होते हैं, पावर हाउसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, मैंने इन शॉर्ट में आपको सारी एनर्जीज के बारे में बता दिया। अब आते हैं हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, जो आपके इस चैप्टर में दी गई है। तो पहले मैं बताती हूँ व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कहते किसी भी बॉडी को वर्क डन करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसको कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो ये हमने धनुष पकड़ा हुआ है, ठीक है, धनुष से तीर निकला, ये निकला तीर, ठीक है। अब ये तीर यहाँ से निकल के वहाँ तक जग गया, वहाँ तक जाने में इसके अंदर मोशन थी, ठीक है, इसके अंदर एनर्जी थी, तो वो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो मैं डेफिनेशन तो मैंने बता दी, लेकिन इसको ईजी लैंग्वेज में अगर हिंदी में पढ़ना हो तो मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। मान लो जैसे मैंने एक गेंद पकड़ी हुई है, अब मैंने गेंद को दूसरी साइड फेंका, और दूसरी साइड जाने तक गेंद में जो मोशन थी, गेंद रुकी क्यों नहीं बीच में, वो आगे जाके क्यों रुकी, क्योंकि जितनी देर तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी उतनी देर तक वो आगे तक जाती गई। मतलब हर मूविंग चीज़ में काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, नो कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब ये हाफ mv² आया कहाँ से, अब इसको हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको भी हम डिराइव करेंगे, लेकिन इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम डिराइव करेंगे। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है कोई, m उसका मास है, ठीक है, वो जा रहा है, चल रहा है, ठीक है, चलते चलते वो उसका मीडियम जो है चेंज हो गया, वो हवा में आया, हवा के मीडियम में आया, हवा के मीडियम में आने के कारण हवा में जो पार्टिकल्स थे, उसके कारण हवा के पार्टिकल्स ने उसके ऊपर क्या लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दी, फ्रिक्शन लगा दी। रेजिस्टेंस कह सकते हैं, फ्रिक्शन कह सकते हैं, उसका मतलब होता है रोक दिया उसको। ठीक है, रोकने के कारण पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ आके रुक गया, तो ये होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस जो कवर किया उसको मान लिया हमने d। ठीक है, तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी इज़ द सेम थिंग। ठीक है, मास जितना ऑब्जेक्ट का यहाँ पे था, यहाँ जाके जब रुका तब भी उसका मास इतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलो कि वर्क डन होता क्या है। वर्क डन पहले मैंने पढ़ाया था आपको, वर्क डन इज़ फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम फोर्स इंटू डी, एस की जगह डी भी लिख सकते हैं, डी की जगह एस भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब वर्क डन किसके इक्वल होता है, मैंने पहले बताया काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होता है। ठीक है, वर्क डन करने में लगने वाली एनर्जी इज़ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क को करने वाली जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसको फार्मूले को डिराइव कर रहे हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी, तो हम फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी जगह डी लिख दिया। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हमें ऊपर u की वैल्यू पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, क्या क्या चीज़ें पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है, डिस्टेंस पता है, एस या फिर डी लिख सकते हैं उसको, और माइनस ए क्या है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, रिटार्डेड एक्सेलरेशन। जब हमने किसी चीज़ को पुश करके या ब्रेक लगा के उसको रोक दिया, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है v² - u² इक्वल टू 2as। इसी फार्मूले से हम a की वैल्यू निकालेंगे और इस फार्मूले में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे।
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2AS। ठीक है, अब फाइनल वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जब किसी चीज़ को रोक दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हमने इसकी जगह इस वी की जगह क्या पुट कर दिया, ज़ीरो। तो ये आ गया माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2AD। एस की जगह डी भी लिख सकते हैं और डी की जगह एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, एस भी डिस्टेंस है, डी भी डिस्टेंस है। ठीक है, अब आ गया, अब क्योंकि यहाँ पे चीज़ रुक गई तो क्या होगी, रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन होने के कारण हम ए को क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो माइनस 2AD आ गया, यहाँ पे माइनस यू स्क्वेयर, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वेयर अपॉन 2D। अब ये जो वैल्यू है हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए की जगह हम पुट कर देंगे यू स्क्वेयर अपॉन 2D। तो हमने पुट कर दी इसमें यू स्क्वेयर अपॉन 2D, डी से डी कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, एम यू स्क्वेयर अपॉन 2। इसको ऐसे भी लग सकते हैं, हाफ को लग लिख के हाफ एम यू स्क्वेयर। अब कई बोलेंगे कि यहाँ पे तो यू स्क्वेयर है लेकिन फॉर्मूले में तो वी स्क्वेयर था। ठीक है तो दोनों क्या है, दोनों वेलोसिटीज़ है ना, तो हम हाफ एम यू स्क्वेयर भी लिख सकते हैं और हाफ एम वी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, है दोनों वेलोसिटीज़ हैं। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ओके, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड चेंज इन शेप इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी भी बॉडी की एनर्जी के कारण उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है या उसकी शेप चेंज होती है तो उसको बोलेंगे हम, क्या लगी उस पर, पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी की ताकत से पोजीशन और शेप चेंज होने वाली एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसमें छोटी छोटी हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि आपको कल को आप वीडियो दोबारा देखो तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको टॉपिक सारे जो है क्लियर हो जाएं और आप इजीली इस चैप्टर को लर्न कर सको। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, ये भी पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल ही होती है। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला तो सबसे पहले हमने किया था, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर पोजीशन चेंज होएगी तो वो मतलब पोजीशन किसकी वजह से चेंज होएगी, ग्रेविटी की कारण चेंज होएगी। ठीक है, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का mgh। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इधर ऊंचाई पे पड़ा है, पीक पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर वो उसको हम यहाँ से यहाँ तक फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हाइट होगी और ये यहाँ से यहाँ को गिर गया तो ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से यहाँ को गया, उसकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, और उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। क्लियर। नो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पावर। अब पावर क्या है, पावर भी वर्क डन से ही रिलेटेड है, वर्क डन को ही पावर कहते हैं। लेकिन वर्क डन करने के साथ अगर उसका टाइम भी जुड़ जाए तो वो बन जाती है पावर। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर। मतलब किसी भी काम को हम कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं वो उस चीज़ की बन जाती है पावर। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसकी पावर ज़्यादा है या कम है। मान लो हमारे पास 3 इंसान है, A B एंड C। ठीक है, तीनों को हमने बोला है 10 पुशअप्स करने के लिए। ठीक है, पहला जो आदमी था उसने 1 मिनट में 10 पुशअप्स कंप्लीट किए, सेकंड ने 2 मिनट्स में और थर्ड वाले ने 10 मिनट्स में। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर किसकी है, मोर पावर होगी 1 मिनट वाले की, क्योंकि पुशअप सेम थे लेकिन तीनों ने अलग अलग टाइम लिया। सबसे कम टाइम किसने लिया, 1 मिनट ने। तो मोर पावर किसकी हुई, ए वाले इंसान की। ओके, क्लियर। नो पावर का जो डेफिनेशन लिखी वही उसका फार्मूला है। जैसे पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कितना वर्क उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया। ठीक है, तो वर्क डन का फार्मूला हो गया, पावर का फार्मूला हुआ W/T। ठीक है, अब पावर को हम एनर्जी कंज्यूम्ड बटा टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम टेकन भी, क्योंकि मैंने बताया था एनर्जी एंड वर्क डन इज़ इक्वल। अगर हम इस एनर्जी कंज्यूम्ड वर्क की जगह हम एनर्जी को मान के चलते हैं तो इसकी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक बल्ब है। ठीक है, ये 2 बल्ब हैं। एक बल्ब जो है 50 वाट, ठीक है, 50 वाट चलता है जो है 1 घंटे में। ठीक है, और ये 1000 वाट चलता है 2 घंटे। ठीक है,
तो सबसे पावर किसकी ज़्यादा होएगी, 1000 वाट वाले की पावर जो है ज़्यादा होएगी, ठीक है। अब यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट और जॉल पर सेकेंड, ठीक है, ये इसके यूनिट्स है। उसको वाट में भी उसके यूनिट्स आते हैं और जॉल पर सेकेंड भी उसी के ही यूनिट्स हैं। नो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, किलोवाट। और जैसे हमारे घरों में मीटर लगे होते हैं, मीटर में हमें क्या पता चलता है, जब भी हमारे घर में बिल आता है, ठीक है, बिजली का बिल आता है तो उसमें यूनिट्स में दिया होता है बिल, ठीक है। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जैसे यूनिट्स का मतलब होता है 1 यूनिट में उसने 1 किलोवाट पर आवर, मतलब उसने 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट उसने 1 घंटे में यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया एनर्जी, ठीक है। तो यूनिट्स क्या हो गए इसके, इसलिए किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं ऐसे kWh भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 kWh, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब रिलेशन पता करते हैं किलोवाट आवर और जॉल में, ठीक है। 1 वाट किसके इक्वल होता है, 1 जॉल पर सेकेंड के, ये पीछे फार्मूले से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 1 जॉल किसके इक्वल है, 1000 जॉल के, 1 किलोवाट आवर को कैसे लिख सकते हैं, किलो मतलब 1000, तो 1000 जॉल पर सेकेंड फॉर 1 आवर, 1 घंटे में 1000 जॉल पर सेकेंड उसने कंज्यूम की, ठीक है। तो इसको फिर अब डिराइव करके लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर 1000 जॉल पर सेकेंड, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36 ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे, इसका 1 किलोवाट आवर का फार्मूला हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जॉल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है, व्हेन एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, क्लियर। जैसे बड़े बड़े डैम्स होते हैं, ठीक है, उसमें टरबाइन्स लगे होते हैं। टरबाइन्स में क्या होता है, पानी गिरता है, पानी गिरने के कारण टरबाइन जैसे जैसे चलते हैं, टरबाइन चलने के कारण वो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी आगे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि कन्वर्ट हुआ, ठीक है, चेंज कर सकते हैं मतलब उसको, लेकिन क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मैंने शॉर्टकट में पूरे टॉपिक्स को आपको क्लियरली समझा दिया है, ठीक है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना सारी वीडियो को, तो आपको ये चैप्टर लर्न करना इजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।